वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट और यूपी टेट के बारे में। क्या है ये और किस प्रकार से ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, और इस एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अभी फ़िलहाल भी इसका सीटेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसका जो टेस्ट है वो 5 जुलाई को प्रस्तावित है। यद्यपि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, टेंटेटिव हो सकता है। किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी होना तथा उसके लिए एक रणनीति तैयार करना बहुत अहम होता है। उसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम जानेंगे कि ये एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा है और क्या चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए एज की। सीटेट यूपी टेट लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। सीटेट जहां सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वहां यूपी का सरकार का आधारित टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट है। ठीक है, दोनों लगभग सेम मानक पर चलते हैं। जो 2-1 अंतर है वो मैं आपको बता दूंगा बीच में। सीटेट नेशनल लेवल पर ओएमआर बेस्ड, यूपी टेट केवल यूपी लेवल में है और ओएमआर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, हर एक स्टेट में सीटेट लागू होता है। यदि आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आपको यूपी टेट की आवश्यकता नहीं है, यूपी टेट की ही जगह पर आप सीटेट को अप्लाई कर सकते हैं। एज के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, नो बाउंडेशन। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि सीटेट या यूपी टेट में एज को नो बाउंडेशन तो कर दिया गया है, लेकिन उसकी एज को वास्तव में उसकी एलिजिबिलिटी के थ्रू बांध दिया गया है। किससे बांधा गया है? एलिजिबिलिटी के थ्रू बांधा गया है। क्या चाहिए? सीटेट में 2 चीज़ें होती हैं, एक प्राइमरी लेवल और एक जूनियर लेवल। ठीक है, ऐसे ही यूपी टेट में भी प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल। प्राइमरी को फर्स्ट और जूनियर को पेपर सेकंड कह देते हैं। फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें योग्यता की, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो सीटेट में जहां 12th जो कि 45% मार्क्स के साथ हो, प्लस क्या और होनी चाहिए, बीटीसी या डीएलएड या बीएड, जो कि अभी अभी अलाउड किया गया है इसमें। ठीक है, यूपी में यही चीज़ डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ 12th के बाद ही नहीं हो सकता, क्योंकि बीटीसी या डीएलएड के लिए हमारे यहाँ 12th के लिए आधार नहीं है, बल्कि क्या है, उसका आधार ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो इसीलिए आप ग्रेजुएशन लेंगे यूपी टेट के प्राइमरी के लिए अप्लाई करने के लिए। क्लियर ये वाली बात। जूनियर की अगर बात करें तो यहाँ 12th 45% प्लस ग्रेजुएशन 45% प्लस बीएड होना अनिवार्य है। ठीक है, जूनियर के लिए। यही यूपी टेट में भी है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पैटर्न की। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 ही मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर भी 150 क्वेश्चंस हैं और 150 ही मार्क्स के हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कैसा होगा, 1 नंबर का होगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव ही यहाँ आएगा और ऑब्जेक्टिव ही यहाँ आएगा। यूपी के लिए भी यही है। 2.5 घंटे पेपर फर्स्ट के लिए मिलते हैं और 2.5 घंटे पेपर सेकंड के लिए। 2.5 आवर फर्स्ट पेपर के लिए, 2.5 आवर सेकंड पेपर के लिए। सेम फॉर यूपी टेट। ठीक है, दूसरा ओएमआर बेस्ड पेपर है, ये भी ओएमआर बेस्ड पेपर है। तीसरी बात, बाईलैंग्वेज पेपर आता है, बाईलैंग्वेज आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां यूपी टेट में केवल 2 ही भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में रहता है, वहां सी टेट में 19 भाषाओं में आपके पास पेपर मिलता है। आपकी जो भी मातृभाषा रही होगी उसमें आपका पेपर मिल जाएगा। जहाँ की भी आपने, जिस भी स्टेट के लिए आप में एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट में रह करके, वहाँ स्टेट की जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उर्दू लेकर के और मलयालम
और कन्नड़, सब तरह की भाषाओं में सीटेट अब अलाउड है। ठीक है, पहले नहीं होता था, अब हो गया है। मैंने खुद सीटेट को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है, यूपी टेट को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है, एमपी टेट को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है। और इस तरीके से आप मेरे अनुभवों से आप अपने लिए भी कोई रणनीति बना सकते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब 150 क्वेश्चंस की। 150 क्वेश्चंस मैं पहले बात कर रहा हूँ प्राइमरी स्तर पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स के हैं, कैसे कैसे आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 30 ही मार्क्स होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, दोनों ही एग्जाम में, सीटेट में भी और यूपी टेट में भी। CDP के 30 क्वेश्चन। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, जो भी आपने सेलेक्ट की हो, आपने हिंदी सेलेक्ट की है तो हिंदी के 30 क्वेश्चन, 30 ही मार्क्स के। इसके बाद में लैंग्वेज सेकंड, जो ऑप्शन दे दिया जाता है। अपने यूपी टेट में आप देखेंगे तो आपके पास लैंग्वेज सेकंड को चूज़ करने के लिए केवल 2 ऑप्शन रहते हैं, और बल्कि अब तो तीसरा भी आ गया, उर्दू को भी देने लग गए हैं, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, तो ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी हो जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी। तो हमारे पास केवल यूपी टेट में 4 ही लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। तो 4 में से आपको कोई 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके भी 30 क्वेश्चन, 30 ही मार्क्स के। सीटेट में आपके पास लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, 19 लैंग्वेजेस हैं। तो उसमें से आपको किसी एक को फर्स्ट, किसी एक को सेकंड चूज़ कर लेना। 2 लैंग्वेज आपको हर हाल में लेनी है। इसके बाद मैथ्स के 30 क्वेश्चन, 30 ही मार्क्स के हैं। और इसके बाद EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज़, 30 ही क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के। ठीक है, ये प्राइमरी के हैं। ये किसके हैं? प्राइमरी के हैं। अब जूनियर की अगर बात करें, ये आपके 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के हो गए। ठीक है, और जो हम अक्सर करके देखते हैं कि कौन किस पर पास होता है, तो सीटेट में 60%, इसका 60%, यानी कि 90 मार्क्स पर पासिंग माना जाता है। कई जगह ये कहा जाता है कि थोड़ा सा छूट, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है 55% पर SC ST और OBC को लेकर के, तो लगभग 82 मार्क्स पर भी पास हो जाते हैं। जनरल में आपको कम से कम 90 मार्क्स, 150 में से 90 मार्क्स लेके आने होंगे, और तभी आप पास माने जाएंगे। क्या है एक्चुअली में और इससे मिलेगा क्या? सीटेट कोई जॉब देने वाला चीज़ नहीं है। सीटेट केवल एक ऐसी परीक्षा है जिसको पास करने पर आप किसी भी टीचर्स की भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, यह एक प्रमाण पत्र है इस बात का कि आप टीचर बनने वाले हैं, यानी ये आपको टीचर की जॉब प्रोवाइड नहीं कराता। सीटेट क्वालिफाइड करते ही ये तय नहीं हो जाता कि आप टीचर बन गए। आपको फिर टीचर्स की जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें टेस्ट फिल करना होता है। उन वैकेंसीज में बैठने के लिए ये योग्यता है। ठीक है, ये इस योग्यता का प्रमाण पत्र है यूपी टेट या सीटेट, कि आप टीचर्स की जब वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, सीटेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कितने वर्ष तक ये चलता है, कितने वर्ष तक ये लागू रहता है? तो सीटेट 7 वर्षों तक रहता है, जिस डेट से वो लागू होता है। इसको समय को कम करने के प्रयास जारी हैं, अभी आगे भविष्य में इसके कम प्रयास किए जा सकते हैं इसको कम करने के। ठीक है, ऐसे ही यूपी टेट में अब 4 वर्ष का कर दिया गया है। आपको 4 वर्ष बाद फिर से ही क्वालिफाइड करना पड़ेगा और फिर आपको उसमें बैठना होगा। ठीक है, दोनों ही प्रमाण पत्रों पर यह बात लिखी गई होती है, डेट प्रमाण पत्र जारी होने का दिनांक दिया गया होता है। ठीक है, और फिर उसमें दिया गया होता है कि यह प्रमाण पत्र इससे लेकर के और इस डेट तक वैलिड रहेगा, वैध रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जूनियर की। सेम तरीके के क्वेश्चन यूपी टेट में रहते हैं, 150 क्वेश्चन ही, 150 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क्स भी यही क्राइटेरिया है यूपी टेट के लिए भी। अगर मैं बात करूं जूनियर के लिए,
तो जूनियर के लिए CDP के 30 क्वेश्चन बिल्कुल सेम, लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन बिल्कुल सेम, लैंग्वेज सेकंड के भी 30 क्वेश्चन बिल्कुल सेम, मैथ के भी 30 क्वेश्चन बिल्कुल सेम। EVS की बजाय, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इन 30-60 क्वेश्चनों को हम क्या कर देते हैं, वहाँ दो चीज़ें बनती हैं, क्या, मैथ्स प्लस साइंस, इसके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और यदि आप साइंस स्ट्रीम के नहीं हैं, यदि आप साइंस स्ट्रीम के नहीं हैं तो सोशल साइंस, ठीक है, सोशल स्टडीज़, उसके 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। या तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा मैथ साइंस, या आपको सोशल साइंस, यानी आर्ट्स ग्रुप है आपका, आपने BA किया है तो आप ये लेंगे, BSc किया है तो आप ये लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जूनियर में है। जूनियर में थोड़ा सा लेवल इन प्रश्नों का बढ़ जाता है। जूनियर में है वही चीज़ें, CDP भी वही है, लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन भी, लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चन भी वही हैं, लेकिन इनका लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, अप हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा कठिन होता है जूनियर का पेपर। और मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन, यहाँ पर भी मैथ का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो प्राइमरी के मैथ के स्टैंडर्ड से बड़ा होगा, यानी यहाँ 10वीं स्तर तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ केवल 5वीं स्तर तक के या 6 स्तर तक के, 6 क्लास स्तर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्राइमरी स्टेज पर, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ इससे आगे की। CTET में 5 जुलाई को आपका टेस्ट होने जा रहा है। इसके प्रवेश पत्र 17 जून से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, वेबसाइट पर आ जाएंगे। और उस तब हम एक और नई वीडियो प्रवेश पत्र डाउनलोड कैसे करना है, क्या करना है, इसको लेकर के बना देंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हमारे साथ होते हैं उनके कुछ डाउट्स भी होते हैं, तो आप डाउट जो है आपके जो भी हों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ मैथमेटिक्स को लेकर CTET के और UP TET के मैथ्स को लेकर के, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, उसका पूरा सॉल्यूशन और उसकी पूरी तैयारी हम यहाँ कराएंगे। अभी जल्दी ही हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं मैथमेटिक्स को लेकर के। 30-30 क्वेश्चंस को हम डेली कराएंगे, और उसमें से हम जो भी पार्ट ऐसे हैं जिन पर हम कब वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए बेसिक मैथ की भी सीरीज़ हमने चलाई हुई है, उसमें भी काम कर सकते हैं। मैथ्स का मैं थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों तक पहुँचा देना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से कवर कर लें। मैथ्स की अगर सिलेबस की बात करें, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, CTET के लिए, UP TET के लिए। फ़िलहाल हमारे पास सामने है जो CTET है उसकी परीक्षा नज़दीक है, तो उसी के लिए बात कर रहे हैं। एक बात और, दोनों ही एग्ज़ाम एक साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, एक वर्ष में 2 बार कंडक्ट होते हैं, CTET भी और UP TET भी। और इन दोनों एग्ज़ामों को मेरा अपना अनुभव है, पास करना बहुत आसान है यदि आप अब तक स्टडी करते आए हैं, ठीक है। बहुत आसान है यदि आप स्टडी से जुड़े हुए हैं, अपने अध्यापन से जुड़े रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल पर सबसे पहला जो आता है वो नंबर सिस्टम, जूनियर लेवल पर भी नंबर सिस्टम, या यूँ कहिए कि मैं इधर जो लिखूंगा वो तो जूनियर लेवल में होगा ही, जूनियर लेवल में कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है। नंबर सिस्टम, सेकंड फ्रैक्शन, थर्ड होल नंबर, फोर्थ इंटीजर्स, ये सभी चैप्टर्स हैं। ये सभी आप देखेंगे तो ये चैप्टर्स हैं NCERT बुक के। डेसिमल, 6 हो गया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, छोटे छोटे से केवल। डाटा हैंडलिंग, एट हो गया कैलकुलेशन पोर्शन, 9 हो गया एवरेज, एंड 10 हो गया ट्रेडिशनल मैथ। ट्रेडिशनल मैथ्स में आपका जो व्यापारिक गणित होता है वो आ जाता है, बिजनेस मैथमेटिक्स आ जाता है, जिसमें कि आपके ब्याज वगैरह, साधारण ब्याज वगैरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाभ हानि के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये है। इतने पोर्शन के बाद जूनियर में क्या बढ़ जाएगा, इन 10 के बाद में एक परसेंटेज,
इसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थोड़े से हाई लेवल के हो जाएंगे, तो उसमें फैक्टर, ठीक है। इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ही आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो एलसीएम एचसीएफ पर आधारित होते हैं, जिसमें आपको कुछ लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ट्रेडिशनल मैथ्स के भी थोड़ा सा पार्ट बढ़ जाता है, इसमें आपके वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और टाइम एंड स्पीड के आ जाएंगे, टाइम एंड स्पीड। तो ये थोड़ा सा पोर्शन जूनियर में बढ़ जाता है। हम इन सारी चीज़ों पर आधारित क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। और जो ऐसे साथी हैं जिनका मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक मैथ्स की हमने सीरीज़ बना रखी है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से बेसिक मैथ्स की सीरीज़ को देख सकते हैं। कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे क्वेश्चन से वहाँ आपको प्रैक्टिस करना है और उसी लेवल में आकर के करना है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो कहीं ना कहीं ऐसी डिफ़ॉल्ट वाली हो जाती है कि इसकी वजह से हम अपना जो पेपर है उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ज़रा स्ट्रेटेजी को लेकर। आपके सामने अब स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी एंड जूनियर दोनों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो एक ही स्ट्रेटेजी से हम काम चला पाएंगे। क्या, देखिए इस तरीके से हमको पता है कि इतने क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस, टोटल 150 क्वेश्चंस पेपर में आने हैं, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो जूनियर का हो। CDP है, ठीक है, 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस में से अगर हमने स्टडी किया हुआ है और तैयारी हम कर रहे हैं, तो ये मैं मानकर चलता हूँ कि आपके 20 क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन 30 क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। कम से कम सीटेट में तो 30 में से कम 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो वहाँ आपको नए देखने को मिलेंगे। आप कितनी भी CDP की तैयारी कर लेना, कुछ तो होते हैं स्टैटिक, यानी जिसमें आपके राइटर वगैरह आ जाते हैं और जो थॉर्नडाइक से लेकर के और सारे स्किनर और ये पावलोव तक आ जाते हैं, तो वो तो फिक्सेशन है, वो तो वहाँ जब आपने पढ़ा होगा और आपको याद होगा तो आप उसे करेक्ट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। लेकिन 15 क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि वहाँ आपके सामने एक प्रॉब्लम बना करके दी जाती है कि क्लास में किस प्रकार की चीज़ें हो रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण के रूप में बात करता हूँ। आप बेस्ट एजुकेशन किसे कहेंगे? यदि क्लास में एक टीचर बहुत अच्छे से चित्र वगैरह के साथ पढ़ा रहा है, दूसरा बच्चे उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, तीसरा पूरे होल एनवायरनमेंट में उसने इतना अच्छा अनुशासन बनाए हुए है कि बच्चे बिल्कुल शोर नहीं मचा रहे हैं, चौथा उसके शिक्षण में यानी अध्यापन में बच्चों का और टीचर का दोनों का रोल बराबर हो रहा है। किस प्रकार के शिक्षण को आप सबसे अच्छा मानेंगे? तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। लगभग चारों आंसर बिल्कुल ठीक थे। अनुशासन भी रहना चाहिए क्लास में, ये भी होना चाहिए, वो भी, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? बेस्ट है ऐसा शिक्षण जिसमें बच्चे और शिक्षक दोनों का योगदान एक साथ हो रहा हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रतिभाग कर रहे हों, वो शिक्षण सबसे उपयुक्त माना जाता है। अतः इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ आपको मिलेंगे जिसमें कंडीशंस बनाई गई होंगी और आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके वहाँ उत्तर को सिलेक्ट करना होगा। वो किसी भी बुक के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो किसी नोट्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो किसी टीचर के बताए हुए नहीं होंगे, वो आपको नए ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक लोग जब पेपर बनाते हैं वो न्यू प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके देते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिवाइज हो जाते हैं जो कहते हैं, क्योंकि वही प्रॉब्लम्स वापस बन जाती हैं, ठीक है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चंस आप अगर तैयारी आपने की है तो यहाँ ठीक हो सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट, आप जब फर्स्ट लैंग्वेज में कोई चीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो कमांड आपकी उस पर अच्छी होनी ही चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं यहाँ 25 क्वेश्चंस को वरीयता दूंगा कि आप उसमें कर पाएंगे। लैंग्वेज सेकंड में अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं या कोई और लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो उसको स्टडी करनी पड़ती है, तब इसलिए मैं वहाँ थोड़े से कम नंबर यानी 20 मार्क्स सोचूंगा कि आप वहाँ 20 क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे, 10 नहीं कर पाएंगे। मैथ्स की अगर बात करें तो आपने बेसिक में चीज़ों को पढ़ाई है, 8th क्लास तक तो 100% श्योर सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होता है। अगर वहाँ की चीज़ों को अगर आप तैयारी कर लें और जो कुछ ऐसे पोर्शन है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते ही आए हैं, ठीक है, जैसे फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया और जो व्यापारिक गणित वाला पार्ट हो गया, ये सब आप करते ही आए हैं। कहीं कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम प्रैक्टिस भी आप करेंगे तो ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए। 15 क्वेश्चन जब हमारे साथ आप तैयारी करेंगे तो मैं पूरी गारंटी लूँगा कि आपके 25 क्वेश्चन सही होंगे। इसके बाद
ईवीएस की या साइंस की बात करें, यहाँ से भी ईवीएस से भी प्राइमरी सेक्शन में 5 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएंगे जो वर्तमान परिस्थिति में और करंट पर आधारित होंगे। इसको भूल मत जाना, मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। करंट पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं साइंस में और ईवीएस में, तो उनको लेकर भी आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का कौन सा कानून नया लेके आए हैं, किस प्रकार के कौन मंत्री हैं, किस तरीके से हम प्राकृतिक को बचा रहे हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इस पर भी कोई ना कोई क्वेश्चन ईजाद हो सकता है ईवीएस के अंतर्गत, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा करंट पर भी फोकस करना होगा, और इसी में ये जो पोर्शन है ईवीएस, यही आपके सिलेक्शन को घटा और बढ़ा दे देता है, क्योंकि 30 में से जिसके भी यहाँ 10 के आसपास क्वेश्चन रह जाते हैं, समझ लीजिए उसका सिलेक्शन रह गया। इसलिए ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस टेस्ट को लेकर के कब से तैयारी कर रहे थे और कितने गंभीर थे। लगातार आप इसको लेकर के तैयारी अगर करते रहे होंगे तो मेरा मानना है कि यहाँ पर भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी करंट बहुत अच्छी है तो यहाँ 20 क्वेश्चन आपके ठीक होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर इनको आपको टोटल करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 80 और 90, 95 क्वेश्चंस आपके करेक्ट। 150 में से 95 मार्क्स आपके आ गए। ये मिनिमम से मिनिमम लेकर के हम चले हैं, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट को लेकर के चल रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वास्तव में गंभीर हैं, तो इतने इतने क्वेश्चन तो आपको ठीक करने रहेंगे। 95 आ गए, आप पास हो गए, आप पास हो गए। अब जिसको भी इनमें से किसी की भी प्रॉब्लम है, तो मैं मैथमेटिक्स को लेकर के अभी मैं कह सकता हूं कि आपके 15 क्वेश्चन तो मेरी जिम्मेदारी है, 30 में से 15 क्वेश्चन आप सही करेंगे, आप कितने भी कमजोर हो मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है और कैसे करना है, इन्हीं 15 डेज में हम कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत समय नहीं बचा है। आज 8 तारीख हो गई है, 8 तारीख के बाद ये मैं 10 मान लेता हूँ, 20 के बाद फिर 5 दिन रिवीजन करने में निकल जाएगा, तो लगभग हमारे पास वही 15 दिन बचे हैं, ऐसा मानकर चलते हैं। 15 दिन का क्या प्लान हमारा रहना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस वक्त आपको 15 डे जो प्लान बनाएंगे, आप उसको 15 डे प्लान को आप एक कागज़ पर बना करके और जहाँ भी आप उठते बैठते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ आप पेस्ट कर दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे से लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे से लक्ष्य बनाइए और फिर उस पर काम कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह ही सुबह मॉर्निंग में ईवीएस की स्टडी कीजिए। सुबह ही सुबह मॉर्निंग में आपको ईवीएस की स्टडी करनी है और इसके लिए आपको 1 आवर देना होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, वो भी मॉर्निंग में ही करिएगा, लेकिन अपना नाश्ता वगैरह लेने के बाद करिएगा। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट आपको लगाने होंगे जो आप 8 से 9 बजे के बीच लगा सकते हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे वो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। इसके बाद में आप दोपहर में जब भी आप बैठेंगे तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड इन दोनों पर काम कर सकते हैं आप दोपहर में। ये ऐसा पोर्शन होगा जहां आपको केवल अपने चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, उसमें कोई याद नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, केवल चीज़ों को देखते चलेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जब आप शाम को बैठे तब आपको 1 घंटा आपको किसमें सीडीपी में भी देने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। जो आपने बीएड में नोट्स बनाए हैं, बीटीसी में जो नोट्स बनाए हैं, वही नोट्स आपके काम में आने हैं और उन्हीं नोट्स से आप पढ़ाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरे आप मानिएगा, मेरा अपना अनुभव है। आप बाहर कहीं ज़्यादा घूमने की कोशिश मत करिएगा, ये यूट्यूब चैनल इसको भी देख लें, ऐसा मत करिएगा। आपका समय चला जाता है और व्यर्थ की चीज़ें दिमाग में आती जाती हैं, हमारा दिमाग भी ओवरलोडेड हो जाता है। चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में आपको लेना होगा, तमीज़ से उसको रखना होगा। जैसे हम अलमारी में भी चीज़ों को रखते हैं ना, अगर अलमारी में हम सीधा सब कुछ ठूंस देंगे तो वो अलमारी फुल भर जाएगी और चीज़ें भी बाहर निकलने लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को अगर हम तमीज़ से रखेंगे उसमें तो वो सारी चीज़ें फिट बैठ जाएंगी। बस ऐसे ही हमारे दिमाग के साथ करना है, चीज़ों को तरीके से बैठाना है तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से चीज़ें चली जाएंगी। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जिसके आपने नोट्स बनाए हुए हैं, उनको पहले तवज्जो दें पढ़ने के लिए, तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अब आपको पेपर में क्या टेक्निक यूज़ करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम कौन सा पोर्शन शुरू करें, इसके लिए मैं वरीयता देता हूँ लैंग्वेज को, ठीक है। सीटेट का पेपर आप देने जा रहे हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना बुकलेट पर, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ किस स्तर से भरना है, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर के ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज को चुना है हिंदी को, तो आप हिंदी वाले क्वेश्चंस को उसी क्रम में करेंगे, क्योंकि उनमें जो नंबर पड़े होंगे, मान लीजिए 91 से शुरू हो रहे हैं,
क्वेश्चंस, तो 91 से ही आपको उसमें फिल करने होंगे। अगली लैंग्वेज को फिर उसके 30 के बाद 121 के बाद से शुरू करना होगा, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न में ना आए, वहाँ बहुत अच्छे से देख लें, पूछ लें, कभी भी OMR सीट पर गलत ना भरें, क्योंकि वो फिर वाइटनर वगैरह अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने पोर्शन कौन सा बताया, लैंग्वेज, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है जिस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, सबसे पहले उससे शुरुआत कीजिए। लैंग्वेज फर्स्ट को करने के बाद में CDP के क्वेश्चंस लीजिए, CDP के बाद में EVS के क्वेश्चंस लीजिए, फिर मैथमेटिक्स को लीजिए, फिर लैंग्वेज सेकंड को लीजिए। लैंग्वेज सेकंड एक्चुअली में क्या है, सबसे लास्ट में लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हमें कई बार लगता है कि मैथमेटिक्स में समय चला जाता है, पता नहीं चलता, तो लास्ट में हमें तब तो पता चल जाता है जब हमारे पास 5 मिनट बच रहे होते हैं, तभी पता चलता है कि अब हमारा ये पोर्शन रह गया। ऐसे समय में जब आप लैंग्वेज सेकंड को लेकर के काम करेंगे तब आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें केवल आपको देख करके टिक करना होगा, उसमें कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, केवल पढ़ना है और टिक करना है। दूसरी बात, हर एक पोर्शन को करने के बाद आप हर हाल में OMR में अपने बबल्स को भर लें। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से एस्पिरेंट्स ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो 50-60 क्वेश्चंस में पहले टिक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर जब लास्ट में टाइम नहीं बचता है, 5 मिनट बचे हैं, तो फिर गोले भरते हैं जल्दबाजियाँ, और जल्दबाजी में एक भी गोला ऊपर नीचे हो जाता है, वो पूरे आपके सारे पेपर के ख़राब कर देता है। तो उससे बचना है आपको। हर एक सेक्शन के बाद 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जैसे ही पूरे हो जाएं, पहले गोले भर लीजिए, पहले आप गोले भर लीजिए, उसके बाद काम करिए, ठीक है। गोले भरने के लिए भी मोटे पेन का इस्तेमाल करें, बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, ब्लैक बॉल पेन आप लेके जा सकते हैं, आप एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेके जा सकते हैं जिसमें आप अपनी पेन पेंसिल रख कर लेके जा सकते हैं। बाकी बॉयज़ वगैरह को मैं बता दूं, वहाँ चमड़े की बेल्ट वगैरह या वॉच वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होगा, तो आपको ये सावधानियाँ बरतनी है, इस तरह की चीज़ों को साथ नहीं लेके जाना, जिससे वहाँ आपको अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप OMR सीट को फिल करें तो आप ऊपर की जो प्रविष्टियाँ होती हैं, जो एंट्रीज़ हैं, उनको बहुत अच्छे से भरें, और कोशिश करिए तो आप अपना OMR नंबर भी याद रखिए, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना समय में बहुत ही सावधानीपूर्वक पेपर देने जाना पड़ेगा, तो आपको मास्क, सैनिटाइज़र और जो भी आवश्यक सावधानियां हैं उनको साथ रखना होगा, ठीक है। और ये हमने आपको बता दिया है CTET के बारे में, और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम सेंटर में जा कर के और क्या आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, और अभी से आप लग जाइए अपनी तैयारी में और शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। जल्दी ही हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे मैथमेटिक्स को लेकर, CTET को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।